नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 11th क्लास के अंदर हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 5वां चैप्टर है जिसका नाम है गलता लोहा। इसे हम लोग आरंभ कर रहे हैं। देखिए, यहाँ इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो 4 चैप्टर आप लोगों ने किए हैं उनका जो होमवर्क है वो आप अपने रजिस्टर में नोट करते रहें, ताकि आप लोगों को बाद में किसी तरह का जो दबाव है, प्रेशर है, वो आपके ऊपर ना हो। तो देखिए, जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये चर्चा जरूर करते हैं कि ये साहित्य की कौन सी विधा है। तो देखिए, ये भी साहित्य की कौन सी विधा है, ये कहानी है। और जब भी आप किसी कहानी को पढ़ते हैं तो कहानी के जो तत्व होते हैं उनके बारे में चर्चा जरूर करते हैं। किंतु इस कहानी को शुरुआत करने से पहले मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा मैं आपको शेखर जोशी जी का परिचय बता देता हूं। वैसे इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी जो है उपलब्ध नहीं है। जो जानकारी आपको अपनी बुक में मिली है उन्हीं से संबंधित और कुछ अधिक बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहाँ अगर हम बात करें शेखर जोशी जी का परिचय, तो यहाँ मैं नोट कर देता हूं शेखर जोशी जी का परिचय। शेखर जोशी जी का परिचय इसे हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म सन 1932 ईस्वी में। अगर हम बात करें इनका जन्म 10 सितंबर सन 1932 ईस्वी के अंदर जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर अल्मोड़ा है और अल्मोड़ा के अंदर एक गांव है ओलिया गांव। उत्तराखंड के, यहाँ लिख देता हूँ, उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के ओलिया गांव में हुआ था। तो ये इनके जन्म की बात होगी। इनका जन्म 10 सितंबर सन 1932 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के ओलिया गांव के अंदर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर और देहरादून में हुई थी। इनकी आरंभिक शिक्षा अजमेर व देहरादून में हुई थी। इनकी आरंभिक शिक्षा जो है अजमेर के अंदर और देहरादून के अंदर हुई थी। इन्होंने इंटरमीडिएट तक ही शिक्षा प्राप्त की थी। ये ध्यान रखिए बच्चों, इन्होंने इंटरमीडिएट तक ही शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद ये सुरक्षा विभाग के EME, सुरक्षा विभाग है EME, यहाँ पर अप्रेंटिस के पद पर नौकरी की थी। उसके बाद ये सुरक्षा विभाग के EMI अप्रेंटिस के पद पर नियुक्त हो गए थे
और वहीं इन्होंने क्या करी, नौकरी करी। और नौकरी के साथ साथ ही इन्होंने क्या किया, लेखन कार्य किया। और हमारे यहाँ जो आधुनिक हिंदी साहित्य का युग है, यानी हिंदी साहित्य के जो 4 काल हैं, उन 4 कालों के अंदर जो अंतिम काल आता है जिसे हम कहते हैं आधुनिक युग, उसके अंदर भी 6 पार्ट हुए हैं। द्विवेदी युग, ठीक है, और द्विवेदी युग, भारतेंदु युग और छायावादी युग, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग और नई कहानी आंदोलन। तो नई कहानी आंदोलन के अंदर देश के अंदर अनेक युवा जो है अपने नए विचारों से एक नए तरह की कहानियों को लिखना आरंभ कर दिया था। उस पूरे युग को एक नई कहानी आंदोलन नाम दिया गया और उस नई कहानी आंदोलन में ही इनका नाम भी सामने आता है। तो आप इसी चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं कि पिछली सदी का जो 6वां दशक है वो हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। पिछली सदी का छठवां दशक से मतलब है बच्चों 1960 ईस्वी के करीब। 6वां दशक जो है हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। पिछली सदी का 6वां दशक सन 1960 ईस्वी वाला जो समय है वो हिंदी कहानी के लिए एक युगांतकारी समय था, युग का अंत करने वाला। यानी यहाँ पर हिंदी साहित्य की कहानी का एक युग समाप्त होकर एक नए युग का क्या हुआ, आरंभ हुआ। एक युगांतकारी समय था। इस दशक में कई युवा कहानीकारों ने प्रचलित कहानी विधा से अलग तरह की कहानियाँ लिखना शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य के केंद्र में आकर के खड़ी हो गई। इस दशक में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस दशक में कई युवा कहानीकारों ने हिंदी साहित्य में प्रचलित कहानी विधा से अलग हटकर कहानी लेखन किया और इस पूरे समय को किया तथा इस पूरे उठान को नई कहानी आंदोलन नाम दिया गया। नई कहानी आंदोलन नाम दिया गया और इन्हीं कहानीकारों में से एक कहानीकार के नाम के रूप में किसका नाम उभर कर आता है, शेखर जोशी जी का नाम सामने आता है। इस पूरे उठान को नई कहानी आंदोलन नाम दिया गया और इसी आंदोलन के बीच में शेखर जोशी जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इसी आंदोलन में उभरने वाली प्रतिभाओं में शेखर जोशी जी का स्थान अन्यतम है।
अन्यतम है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ है। ये इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इनकी कहानी जो है हमारे समाज के अंदर एक ऐसे तबके का प्रतिनिधित्व करती है जहाँ जातिगत अभिमान नहीं है समाज के अंदर, बल्कि सच्चा भाईचारा है। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। इन्हें प्रमुख सम्मान भी मिले हैं, इन्हें बहुत से सम्मानों से सम्मानित किया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला है। तो यहाँ मैं अलग से एक हेडिंग बनाकर लिख देता हूँ, प्रमुख पुरस्कार व सम्मान। प्रमुख पुरस्कार व सम्मान। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार ये मिला बच्चों 1987 में। कब मिला है? 1987 ईस्वी के अंदर मिला है। बाकी के यहाँ नोट कर देता हूँ। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो साहित्य भूषण 1995 में। दूसरे नंबर पर साहित्य भूषण 1995 ईस्वी में। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरा जो सम्मान मिला इनको, पहल सम्मान 1997 में। पहल सम्मान 1997 ईस्वी में ये इनको पहल सम्मान मिला है। और इसके साथ इन्हें मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी दिया गया है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया गया है। तो ये सारे जो हैं इनको प्रमुख सम्मान मिले हैं। इनकी एक जो रचना है जिसका नाम है दाज्यू, उस दाज्यू के ऊपर जो है एक फिल्म बन चुकी है। इनके कई कहानियां हैं उनके ऊपर फिल्म बन चुकी है, लेकिन जो दाज्यू है उस पर चिल्ड्रन सोसाइटी ने क्या बनाई है? फिल्म बनाई है। तो उसके बारे में भी हम नोट करते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। इसे मैं मिटा देता हूं और फिर आगे की कुछ बातें हैं वो हम नोट करते हैं। चलिए मैं मिटा देता हूं इनको। हम जीवन परिचय जो है इसे पढ़ रहे हैं। यहाँ क्लियर भी हो गया होगा कि जन्म जो है 10 सितंबर को हुआ है, 1932 में हुआ है। अगर राज्य की बात करें कौन से स्टेट में हुआ है तो उत्तराखंड के अंदर हुआ है। और अगर ज़िले की बात करें तो वो ज़िले का नाम है अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा के अंदर भी अगर गांव की बात करें तो ओलिया गांव है। उस ओलिया गांव के अंदर इनका जन्म हुआ है। हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन के में जिन कवियों का नाम आता है, जिन लेखकों का नाम आता है, उनके अंदर शेखर जोशी का भी स्थान काफ़ी अच्छा है। और इनके द्वारा कई रचनाएं लिखी गई है। इनकी जो दाजू रचना है उनके ऊपर फिल्म बन चुकी है। तो यहाँ मैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उन्हें भी नोट कर देता हूँ। और ये जो बुक है इसको भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे बच्चों। आप अपनी बुक जो है निकाल लीजिए। इस कहानी को मैं इतने अच्छे ढंग से आप लोगों को अब समझाऊंगा, उसके बाद ही हम लोग इसको रीडिंग करेंगे। किंतु आप इसी परिचय के अंदर थोड़ा सा इस चीज़ को लिखते चलेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका नाम हम नोट कर लेंगे। कोसी का घटवार, क्या नाम है इसका? शेखर जोशी जी का जो कहानी संग्रह है कोसी का घटवार। कोसी का घटवार। दूसरे नंबर पर साथ के लोग। फिर है दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है,
नौरंगी बीमार है, ये इनके कहानी संग्रह हैं। ये जितने भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, दाजू, अहलबाबा और नौरंगी बीमार है, ये इनके कहानी संग्रह हैं। ये इनके क्या हैं? कहानी संग्रह हैं। और एक पेड़ की याद, एक पेड़ की याद, ये शब्द चित्र है। ये क्या चीज़ है बच्चों? शब्द चित्र है। एक पेड़ की याद शब्द चित्र है। यहाँ ये जो भी बातें हम लोग करेंगे, पहले इसको कहानी को अच्छे से समझते हैं बच्चों। तो यहाँ तक परिचय समझ में आ गया। वापिस से एक बार धुन सुन लीजिए कि जो शेखर जोशी जी हैं, 10 सितंबर को 1932 ईस्वी के अंदर अल्मोड़ा ज़िले के अंदर ओलिया गांव में इनका जन्म हुआ है। इन्हें जो आरंभिक शिक्षा प्राप्त करी वो अजमेर से प्राप्त करी और देहरादून से प्राप्त करी। और उसके बाद इन्होंने अगर कंप्लीट शिक्षा की बात करें तो केवल इंटरमीडिएट तक इन्होंने क्या करी है? शिक्षा प्राप्त करी है। और सेना का जो सुरक्षा विभाग है EME, उसके अंदर अप्रेंटिस के पद पर ये नियुक्त हो गए, वहाँ पर नौकरी करी। नौकरी के साथ साथ इन्होंने लेखन कार्य भी किया। और 1960 ईस्वी के आसपास देश के अंदर नई जो प्रतिभाएं थी, युवाएं थे, उन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर कहानी लेखन की जो परंपरा चल रही थी उससे बिल्कुल अलग हट करके और इन्होंने एक अलग तरीके से उस कहानी विधा को लिखना आरंभ करा। उन युवाओं ने, उन्हीं युवाओं के द्वारा जो कहानी लिखने का काम किया गया, उस पूरे समय को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। क्या नाम दिया गया बच्चों? नई कहानी आंदोलन नाम दिया गया। और इस नई कहानी आंदोलन के समय जो युवा प्रतिभा सामने आई थी, उन्हीं प्रतिभाओं में से एक नाम निकल कर आता है शेखर जोशी जी का। क्या नाम निकल कर आता है? शेखर जोशी जी नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो ये आप समझ में है। अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों गलता लोहा। ये जो कहानी है, इस कहानी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो इसे मैं मिटा देता हूं। अब आप लोग इस कहानी को इत्मीनान से सुनने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश करिए कि कोई भी जो कहानी होती है बच्चों, उस कहानी के तत्व होते हैं 6। जब भी मैं कोई कहानी पढ़ाऊंगा या कोई नाटक पढ़ाऊंगा तो कहानी या नाटक के जो तत्व होते हैं उनके बारे में जरूर चर्चा करता हूं। तो कहानी या नाटक के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं बच्चों? 6 तत्व होते हैं। चूंकि इससे पहले आप लोग नमक का दारोगा कहानी पढ़ चुके हो, वहां मैं आप लोगों से इन सभी तत्वों के ऊपर चर्चा कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि वहाँ से भी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब मैं आपसे इन कहानी के जो तत्व हैं उनके अंदर पहला तत्व है जिसका नाम है बच्चों कथानक। क्या नाम है? कथानक, या हम कह सकते हैं विषय वस्तु। आज मैं आपको इस कहानी को नमक का दारोगा जो कहानी पढ़ाई थी उससे बिल्कुल अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कहानी को पढ़ने से पहले कि इस कहानी का विषय वस्तु क्या है, इस कहानी का कथानक क्या है। तो देखिए किस विषय को लेकर ये कहानी लिखी गई है। तो यहाँ ये कहानी एक ऐसे समाज के बारे में बात कर रही है कि जहाँ जातिगत भेदभाव इतना अधिक बढ़ रहा है कि कई बार कई व्यक्तियों को अपनी जाति का अभिमान होता है और अपनी जाति के अभिमान की वजह से वो कोई छोटा काम नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े जाति जो अपने आप को बड़ी जाति का समझते हैं, उन्हें बड़ी जाति का अभिमान जरूर होता है, किंतु कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि उन्हें अपनी जाति के अनुकूल जब कोई काम व्यवसाय नहीं मिल पाता है तो
तो वो छोटे काम को भी नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाती है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि मोहन, जो कि एक पंडित ब्राह्मण जाति का युवक है लेकिन निर्धन है, वो किस तरह से परिस्थितियों से लड़ता हुआ उस मनोदशा तक पहुंच जाता है कि वह लोहारगिरी का छोटा सा काम करने में भी संकोच नहीं करता है। उसके अंदर अपना जातिगत जो अभिमान है वो नहीं है, उसके अंदर छोटे काम को करने की हीन भावना भी नहीं है। आज हमारे देश के अंदर देखते हैं कितने ही सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, निर्धन हैं, रोजगार नहीं है। तो उसका कारण है कि कई लोग अपने जातिगत अभिमान की वजह से कई छोटे काम को करना पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि उनके सामने कई बार रोजी रोटी का संकट भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये कहानी समझने से पहले आप इसका कथानक जरूर समझिए ताकि आपको ये कहानी जो है बच्चों अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं इसके कथानक के बारे में। तो ये कहानी जो है, इस कहानी में सामाजिक परिवर्तन, यानी कि मूल संदेश देने की बात बाद में करेंगे। इस कहानी में जातिगत विभाजन का वर्णन किया गया है। तो अपन अगर एक विषय को लेकर कहें तो ये कह सकते हैं कि इस कहानी में जातिगत विभाजन का वर्णन किया गया है। अगर एक लाइन में अगर हम इस कथानक को समझने की कोशिश करें, जातिगत विभाजन का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो समाज जो है हमारा, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज को जातियों के आधार पर विभाजित किया गया है। ये बात तो सही है, किसी भी समाज का संचालन करने के लिए वहाँ कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। हर देश के अंदर ये व्यवस्था होती है, हमारे देश में भी ये व्यवस्था है। लेकिन हमारे यहाँ जो काम का विभाजन किया गया है वो भी जाति के आधार पर कर दिया। ये बड़ी दुविधा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति से अलग हटकर किसी दूसरे व्यवसाय को करता है तो समाज में उसे उचित नहीं कहते हैं। तो बच्चों देखिए, ये बात अलग है कि आज समाज के अंदर जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति के व्यवसाय को जो है कर रहा है। शहरों के अंदर ये बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है कि व्यक्ति अपने जातिगत व्यवसाय को छोड़ करके और किसी दूसरे व्यवसाय को जो है वो अपना लेता है। किंतु हमारे समाज का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ जो जातियों का विभाजन किया गया है वो समाज की एक व्यवस्था के तहत किया गया है। यहाँ पर क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ऐसे जातियों का विभाजन किया गया है। उसके बाद भी जो है अलग अलग जातियां जो हैं विभाजित कर दी गई। कोई ब्राह्मण बन गया, कोई माली बन गया, कोई सैन यानी नाई बन गया, कोई यहाँ पर धोबी बन गया, कोई चमार बन गया, कोई अलग अलग जातियों के अंदर उनको बांट दिया। कोई दिक्कत नहीं है, बांट दिया, अच्छी बात है। लेकिन उन जातियों को एक काम भी दे दिया। भाई नाई का काम है बाल काटेगा, धोबी का काम है कपड़ा प्रेस करेगा, कपड़े धोने का काम है, चमार का काम है जूती गाठेगा। यानी उन्हें अपने जातिगत व्यवसाय से ही बांध दिया गया। और ब्राह्मण है तो सोचे मैं तो पुरोहिताई का ही जो काम करूंगा। लेकिन बच्चों ये उचित नहीं है। किसी भी जाति में पैदा हुए हैं इस पर हमारा जोर नहीं है। हम जिस घर के अंदर, जिस माँ बाप के घर में हमने जन्म लिया है, बस जन्म लेने से ही हमारा नसीब लिख दिया गया कि हम जाति से ये हैं। ऐसा क्यों? हम अपनी जाति से अलग हटकर के भी किसी दूसरे व्यवसाय को कर सकते हैं। पहले जो व्यवस्था थी समाज की, क्षत्रिय, ठीक है, ब्राह्मण और जो वैश्य है या शूद्र है, ये 4 वर्ण होते थे। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता था। अगर एक ही घर में मान लीजिए 3 भाई हैं और 3 भाई में से एक काम जो है बड़ा विद्वान है तो उस विद्वान व्यक्ति को पंडित कह करके संबोधित किया जाता था। और अगर वो मान लो एक अच्छा योद्धा बन गया, दूसरा जो भाई एक अच्छा योद्धा बन गया तो वो क्षत्रिय कहलाता था, वो क्षत्रिय बन सकता था। अब जैसे अब परशुराम जी की बात करते हैं, वो
वो जाति से ब्राह्मण था लेकिन क्षत्रियों की तरह रहता था, परसा धारण करता था। तो कुल मिलाकर आज इस पाठ के अंदर हम लोग वो सारी बातें जानने वाले हैं बच्चों कि हमारे समाज में जातिगत जो विभाजन किया गया है वो कैसे किया गया है। और यहाँ जो बालक मोहन है वो एक ब्राह्मण का बेटा है लेकिन निर्धन ब्राह्मण का बेटा है, और जब उस पुरोहिताई से उसका काम नहीं चलता है तो जब जो पिताजी हैं वो उसे मदद करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो तो जो है अपना कौन सा काम जानता है, मेहनत करने का काम जानता है। उसने लखनऊ में जो शिक्षा प्राप्त करी थी टेक्निकल, उस शिक्षा से वो वहाँ वो चीज़ें सीखता है। तो जब वो धनराम लोहार के ऑफर पर जाता है तो वहाँ पर वो एक जो लोहे की छड़ होती है उसे धीरे धीरे उस पर चोट मारता हुआ और उसे एक सुंदर गोल आकार दे देता है। तो यहाँ जो मोहन है उसके जो जातिगत अभिमान था कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, लेकिन वो जातिगत अभिमान जो है वो बेमानी हो जाता है, बेमतलब हो जाता है, और वो लोहारगिरी का काम भी इतनी लगन और इतनी कुशलता से कर सकता है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे बच्चों कि इस कहानी का जो विषय वस्तु है या कथानक है वो क्या है। तो इस कहानी के अंदर जातिगत विभाजन का वर्णन किया गया है। आगे सुनिए, यह कहानी जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। इस कहानी में जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। इस कहानी में जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। मोहन एक मेधावी, ये जो मोहन है वो एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण पुत्र है। ब्राह्मण पुत्र है कि यहाँ पर जो मोहन है एक मेधावी यानी एक कुशाग्र बुद्धि का बालक है, बहुत इंटेलिजेंट बालक है। गांव के अंदर, स्कूल के अंदर वो जो छात्रवृत्ति प्राप्त करता है तो पुरोहित जो होता है उसे भी एक आशा नजर आती है और गांव से दूर जो स्कूल होती है वहां पढ़ने के लिए भेज देता है। वहां पर एक दिन ऐसा होता है कि बारिश के दिनों में रास्ते में एक नदी पड़ती थी, वो नदी का भाव अचानक तेज आ जाता है और वो बालक बहता बहता बचता है। इस बात से जो पंडित जी हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और अगले दिन से उसे स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। और उन्हीं दिनों छुट्टियों के अंदर उनके बिरादरी का एक युवक आता है जिसका नाम है रमेश। ठीक है, वो लखनऊ से आया हुआ है और जो पंडित जी हैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उस अपने बिरादरी युवक रमेश के सामने अपनी बातें रखते हैं। और वो रमेश जो है वो बड़ा बड़बोलापन का व्यक्ति है। अभी सभी कैरेक्टर के ऊपर हम लोग बड़े खुलकर के बात करने वाले बच्चों, हमें इस कहानी के अंदर ऐसी गहराई से चीज़ें सीखनी हैं ताकि आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ जाएं बच्चों। तो फिलहाल हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे, कथानक और विषय वस्तु के ऊपर बात करेंगे। निर्धन ब्राह्मण युवक है, वह किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके जातिगत अभिमान, जहां उसके लिए जातिगत अभिमान बेमानी मतलब बेमतलब का, बेमानी हो जाता है, जहां उसके लिए
जो जाति का अभिमान था, ब्राह्मण पुत्र होने का जो अभिमान है वो बेमानी हो जाता है, बेमतलब का हो जाता है, बेमानी हो जाता है। आगे ध्यान रखें कि जो मोहन है सामाजिक निषेधों को ताक पर रखकर, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर अपन लिखेंगे, मोहन सामाजिक निषेधों को, समाज की कुछ रुकावटें ना बंदिशें हैं, ब्राह्मण टोले के जो लोग हैं वो शिल्पकार के टोले पर नहीं जाएंगे। अगर उन्हें कोई काम है तो अगर जाना भी पड़े तो वो खड़े खड़े ही काम को वहाँ निपटा लेते हैं। जो लोहारगिरी के जो शिल्पकार के टोले वाले लोग हैं वो कभी भी उन्हें बैठने का या आने का कभी भी आग्रह नहीं करते हैं। ये उनकी एक तरह से समाज में ऐसा कहा जाता है, सिखा दिया जाता है उन चीज़ों को कि बेटा तू तो लोहार है, तेरा क्या बराबरी उस ब्राह्मण बेटे से। अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मोहन जो है सामाजिक निषेधों को ताक पर रख कर मतलब उनकी परवाह ना करते हुए, समाज के जो परंपराएं हैं, बंदिशें हैं, उनकी परवाह ना करते हुए मोहन सामाजिक निषेधों को तार पर रखकर धनराम के आफर मतलब जहां पर वो अपना लोहारगिरी का काम करता है, ठीक है, ताक पर रखकर धनराम के आफर पर बैठता ही नहीं है बल्कि उसके काम में भी हाथ बटाता है। कितनी बड़ी बात है, एक ब्राह्मण पुत्र लोहारगिरी का एक छोटा सा काम वहाँ अपने मित्र के आफर पर बैठकर उसके साथ वो काम करता है। वहाँ उसे अपने जाति का अभिमान नहीं है, वहाँ एक सच्चे मेहनत कश लोगों का क्या है, प्रेम है। क्योंकि मोहन जो है बहुत लगनशील युवक है, बहुत ही परिश्रमी युवक है। क्योंकि वहाँ जब रमेश लखनऊ ले जाता है उसे, तो वहाँ पर वो घर का काम भी करता है और अपनी पढ़ाई भी करता है। कितना मेहनती लड़का है। तो उसने अपनी मेहनत और लगन से उसने ये कारीगरी सीखी, उसने ये काम सीखा। तो यहाँ पर देखिए मोहन जो है सामाजिक निषेधों को ताक पर रखकर धनराम के आफर पर बैठता ही नहीं है बल्कि उसके काम में हाथ बटाता है, बल्कि उसके काम में क्या करता है, हाथ भी बटाता है, अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का जो व्यक्तित्व है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मोहन का जो व्यक्तित्व है, मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित, मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित, जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह है, निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत करने वाले, मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की, मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि ये जो कहानी है गलता लोहा, इसका कथानक क्या है, तो आप यह बताएंगे। अगर आपसे पूछ ले इसकी विषय वस्तु क्या है, तो भी इसमें से बताएंगे। अगर आपसे पूछ ले इस कहानी की मूल संवेदना क्या है, इसका मूल भाव क्या है, इस कहानी से क्या अभिव्यंजना की गई है, इस कहानी का जो प्रतिपाद्य है वो क्या है,
इस टाइप के किसी भी तरह के क्वेश्चन जो बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस का आंसर, ये उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है। इसे आप दोबारा समझने की कोशिश करिए कि ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। मोहन एक मेधावी कुशाग्र बुद्धि का एक ब्राह्मण पुत्र है, किंतु निर्धन ब्राह्मण का पुत्र है, और किस तरह वो परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंच जाता है, उस मानसिक स्थिति तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए अपना जो जाति का अभिमान है वो बेमानी हो जाता है, और वो धनराम के ऑफर पर जाकर वहां बैठता ही नहीं है बल्कि उसके काम में अपनी कुशलता भी दिखाता है, उस लोहे की छड़ को चोट करते हुए, और उसे सुंदर एक गोल आकार वो उसे दे देता है। तो यहाँ ये जो कहानी है, ये जो मोहन है, ये जो इसका व्यक्तित्व है, ये समाज के अंदर जो जातिगत आधार पर जो भाईचारा बनाया जाता है, जातियों के आधार पर तू मेरी जात का है, तू मेरे धर्म का है, ये जाति और धर्म के आधार पर जो भाईचारा बनाया जा रहा है, उस झूठे भाईचारे की जगह मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले लोगों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है ये व्यक्तित्व। ये जो मोहन है, इसके बारे में बहुत सी चीजें हम लोग सीखेंगे बच्चों। हम अब यहाँ इस कहानी को इसी ढंग से आगे बढ़ाते हुए निकलेंगे। अभी हम लोग केवल कथानक के ऊपर चर्चा की है। अभी मैं स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन स्टोरी इसलिए नहीं सुना रहा हूं क्योंकि सबसे पहले आपको देश काल और वातावरण भी समझ में आना चाहिए। दूसरा जो कहानी का तत्व होता है वो होता है बच्चों देश काल या वातावरण। तो यहाँ ये कौन सा परिवेश है? ये ग्रामीण परिवेश है। कौन सा परिवेश है? ग्रामीण परिवेश है। और गांव के परिवेश में जाति को लेकर के लोगों के अंदर आज भी कैसी सोच है। अगर आप किसी गांव के आसपास रहते हैं या गांव में रहते हैं तो वहां पर आपको ये सोच और ये जो दृष्टिकोण है ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा। अरे उनको छोड़ो, आप आपस में भी किस तरह की शब्दावली से संबोधित करते हैं। अरे ओ धोबी, ओ ब्राह्मण कैसे बोलते हैं, ओ माड़ी कैसे बोलते हैं अपन, यानी जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हुए और उन्हें अपमानित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखने का कि हम सब एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। हमारी जाति धर्म जो भी बना है वो इस धरती पर आने के बाद बना है। हम सब इस जाति और धर्म से ऊपर उठकर अगर देखेंगे तो हम सब इंसान हैं। और एक इंसान तभी तक इंसान कहलाता है जब उसके अंदर इंसानियत होती है। और अगर आपके अंदर इंसानियत है तो कभी भी हमें अपनी जाति का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाति का अभिमान कई बार हमें गरीब बना देता है। हम चाह कर के भी किसी छोटे व्यवसाय को नहीं कर पाते हैं। जो मोहन है उसके अंदर छोटा व्यवसाय करने की हीन भावना नहीं है। उसने देखा कि वो लोहारगिरी का काम कर सकता है तो कर लेना चाहिए। यानी काम करने में किसी तरह की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हमें हमारी जाति का अभिमान अपने मन में पालकर और झूठे वहम में नहीं रहना चाहिए। हमें सही मायने में मेहनत और परिश्रम करके अपने जीवन में कोई रोजगार करना चाहिए। तो बच्चों आपको ये कहानी अभी बिल्कुल कम समझ में आ रही होगी, अभी बहुत इसमें समझने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली बार इसके और तत्वों को खोलते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।